नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र नाथ तिवारी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर बिहार। आज मैं परिक्षेपण के माप नाम के सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की व्याख्या करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और क्योंकि ये चैप्टर हिंदी में होगा इसलिए आप इसे और सरलता से अपनी मातृभाषा में समझने में सक्षम होंगे। इसकी खासियत है कि इसके अंदर हम आपको स्लाइड्स भी हिंदी में दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्क्रीनशॉट आपके नोट्स के बनाने में भी मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिक्षेपण किसे कहते हैं और परिक्षेपण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस अध्याय में हम आपको परिक्षेपण के मापों का अर्थ और उसकी आवश्यकता की बात बताएंगे। औसतों के सीमाओं की जानकारी भी आपको होगी। परिक्षेपण के निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्यों की गणना और तुलना आप कर सकेंगे। साथ ही परिक्षेपण के निरपेक्ष अगर हम मान की बात करें तो इसमें परास, चतुर्थांक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, लॉरेंज कर्व आदि आदि आता है। और इसके बाद सापेक्ष परीक्षण की अगर हम बात करें तो परास विचलन के गुणांक, चतुर्थांक विचलन के गुणांक, माध्य विचलन के गुणांक और प्रमाप विचलन के गुणांक की हम बात करेंगे। वास्तविक माध्य से दिए गए मदों की दूरी का समांतर माध्य परिक्षेपण कहलाता है। सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग समझना जरूरी है। जब हम किसी तालिका का समांतर माध्य निकालते हैं तो वो जरूरी नहीं है उस ग्रुप को का प्रतिनिधित्व करे। जैसे अगर हम एक क्लास के 5 बच्चों के जेब खर्च की बात करें तो पहले बच्चे को जेब खर्च मिलता है 0 रुपया, दूसरे को मिलता है 100 रुपए, तीसरे को मिलता है 200 रुपए, तीसरे को मिलता है, चौथे को मिलता है 300 रुपए और चौथे को मिलता है 400 रुपए। अब टोटल इनका जो सिग्मा एक्स जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं वो हो गया 1000 रुपए और नंबर अगर हम बात करें तो 5 लोग हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 200 रुपया प्रति व्यक्ति मिल रही है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्या ये 200 रुपए सभी को मिल रहा है? 200 रुपए सिर्फ एक को मिल रहा है, बाकी सबको या तो उससे कम मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में जो एक्चुअल आंकड़ा है वो एक्चुअल बार से एक्स बार से कितना दूरी पे है। तो अब देखिए 0 माइनस 200 ये इससे 200 यूनिट की दूरी पे है, 100 माइनस 200 ये इसके 100 यूनिट की दूरी पे है, 200 माइनस 200 ये 0 यूनिट की दूरी पे। वास्तव में यही सही है, बाकी सब या तो कम है या ज्यादा है। 300 माइनस 200 ये भी 100 यूनिट की दूरी पे है, 400 माइनस 200 ये भी 200 यूनिट की दूरी पे है। अब हम इसके अंदर आप देखेंगे ये नेगेटिव वैल्यूज हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो ये अगर आपका माध्य है और ये आपका -100 है और ये आपका +100 है तो x से इस वैल्यू से ये भी 100 यूनिट की दूरी पे है निरपेक्ष रूप में और ये भी 100 यूनिट की दूरी पे है निरपेक्ष रूप में। अब ये निरपेक्ष वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। मॉडुलस होता है कि हमने जानबूझकर नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है। तो समांतर माध्य अथवा माध्यिका की हम सबसे पहले गणना करेंगे। उसके बाद दिए गए मदों में से औसत का मतलब चाहे माध्य हो चाहे माध्यिका हो को घटाकर मॉडुलस ऑफ डीएक्स निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ डीएक्स मैंने अभी आपको बताया
कि आपका डी फॉर dx निकालने के लिए आप x माइनस एक्स बार करेंगे। इसमें हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले किया था। अब यहाँ पर आपको अंतर का निरपेक्ष मान ही लिखना है, ऋणात्मक चिन्ह को अनदेखा करना होगा। उपरोक्त मान को मॉडुलस ऑफ dx या x छोटे x के रूप में, स्मॉल x के रूप में दिखा सकते हैं। अब इस विचलित मान, इसको हम विचलित मान कहते हैं, x माइनस एक्स बार, यानी जिसे आप मॉडुलस ऑफ dx कह रहे हैं, इसको हम विचलित मान कहते हैं। तो विचलित मान जो हमारे पास निकला है, उसके टोटल को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम नंबर ऑफ आइटम से, यानी मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस ऑफ dx ओवर n। अब आप देखिए, हमने जो डिविएशंस निकला उसको दोबारा से नंबर ऑफ आइटम से हमने विभाजित किया है, तो ये आपका माध्य विचलन आ जाएगा। तो क्षेपण, जिसे आप किरण भी कहते हैं, कि निरपेक्ष अथवा सापेक्ष माप हम दोनों तरीके से निकालेंगे। किसी श्रेणी के अपकिरण को या तो निरपेक्ष रूप से या सापेक्ष रूप से मापा जा सकता है। जब अपकिरण को श्रृंखला की मौलिक इकाई में व्यक्त किया जाता है, उसे अपकिरण की निरपेक्ष माप कहा जाता है। मौलिक इकाई में अपकिरण के वे निरपेक्ष माप दो अथवा दो से अधिक श्रृंखलाओं की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उपयुक्त करने के लिए आपको प्रतिशत में चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि समंकों को किलोग्राम में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसके निरपेक्ष विचलन भी किलोग्राम में ही निकलेगा। यदि उसे ग्राम में व्यक्त किया जाए तो विचलन 1000 गुना अधिक हो जाएगा। अतः तुलनात्मक विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि अपकिरण की माप सापेक्ष रूप में ही की जाए, जो प्रतिशत के रूप में इकाईहीन रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अपकिरण गुणांक कहा जाता है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। प्रत्येक निरपेक्ष माप की एक सापेक्ष माप होती है। अगर हम निरपेक्ष की बात करें तो ये सारे के सारे निरपेक्ष आपके सामने निरपेक्ष परिक्षेपण, परास अथवा विस्तार के रूप में है, चतुर्थांक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रमाप विचलन जिसे आप कहते हैं, और विचलन के अलावा लॉरेंज कर्व भी आप इसको कहते हैं। इसको हम वेरिएंस यहाँ बताना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर एनसीईआरटी ने परास वर्ड यूज किया है, एनआईओएस ने अपनी बुक में परास वर्ड यूज किया है, तो एनसीईआरटी ने इसी के लिए विस्तार वर्ड यूज किया है। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आता है या वेरिएंस के अंदर आता है। तो आइए सबसे पहले हम परास अथवा विस्तार के बारे में चर्चा करें। किसी श्रेणी के सबसे बड़े मद तथा सबसे छोटे मद के मध्य का अंतर विस्तार अथवा परास कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। और परास विचलन का गुणांक अगर आप निकालेंगे तो L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप कर देंगे तो ये आपके परास विचलन का गुणांक आ जाएगा। CR अगर आपको निकालने के लिए कहा गया है इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए डेटा दिया हुआ 10, 25, 15, 65, 100, 45, 56, 25। अब इसमें सबसे बड़ा मद कौन सा है? सबसे बड़ा मद 100 है, और सबसे छोटा सा मद अगर आप देखेंगे तो 10 है। आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो सबसे पहले रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस हो जाएगा, जहाँ पे लार्जेस्ट आइटम 100 है, स्मॉलेस्ट आइटम 10 है। आप देखेंगे 90 इसका रेंज आ जाएगा। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर आप बात करेंगे तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट कर दीजिए। ऊपर हम 90 निकाल चुके हैं, नीचे आपका 110 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, आपके सामने 0.81 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, असतत श्रृंखला की बात करें, तो आपको x के मान में से देखना, फ्रीक्वेंसी के मान को आपको इग्नोर कर देना है। x में देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 5 है, सबसे बड़ा है 90। तो अब आप यहाँ पे 90 ही है, इसको आप 90 कर लीजिए, क्योंकि 95 इसमें
दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसलिए हम इसको 90 लेकर ही चलते हैं। तो अब यहाँ पे लार्जेस्ट सबसे बड़ा आपका 90 है, सबसे छोटा 5 है। तो अब इसके अंदर देखिए 90 माइनस 5 कर दीजिए, आपके सामने 85 आ गया। इसके बाद रेंज डिविएशन की अगर हम बात करें तो ये होगा L माइनस एस अपॉन 2, ये होता है रेंज डिविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज डिविएशन की अगर हम बात करें तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस होता है। क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें तो क्लास इंटरवल में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर आप मिड वैल्यू नहीं निकालते तो डायरेक्ट इससे भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे छोटा आप देखेंगे 0 है, सबसे बड़ा आपका है 45। फॉर्मूले वही हैं, आप रख दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चतुर्थांक विचलन की अगर हम बात करें तो चतुर्थांक विचलन के लिए एक सीरीज को हम 4 भागों में बांटते हैं। देखिए मीडियन में हम सीरीज को 2 भागों में बांटते हैं, समान भागों में, और चतुर्थांक में क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं, सीरीज को 4 इक्वल भागों में बांटते हैं, 4 समान भागों में बांटते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। सबसे छोटा जो क्वार्टाइल होता है Q1 कहलाता है, सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q3 कहलाता है। तो Q1 और Q3 आपको निकालना है। Q2 का मान हमेशा मीडियन के बराबर होगा, ये भी आपसे सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। तो चतुर्थांक विचलन की अगर हम बात करें तो चतुर्थांक विचलन का जो रेंज है वो निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 निकाला जाता है। चतुर्थांक विचलन बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चतुर्थांक विचलन का गुणांक बराबर होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। व्यक्तिगत श्रृंखला में चतुर्थांक विचलन की अगर हम गणना करते हैं तो ये आपके पास डेटा है जो पिछले क्वेश्चन में था। Q1 निकालने के लिए आपको पता है Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। जैसे आप मीडियन निकालते हैं सेम पैटर्न पे निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ आइटम 11 है। 11 प्लस 1 बाई 4। तो थर्ड आइटम आप देखिए, थर्ड आइटम कौन सा है, 1 2 3। ध्यान रखिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में जरूर रख लें, बेहतर होगा आरोही क्रम में रख लें, तभी ये आपका सही होगा। इसी प्रकार Q3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q3 में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, साइज ऑफ 3, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम। तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 आप देखिए n प्लस 1 अपॉन 4 आप 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9th आइटम आपका आ जाएगा 21। तो इस तरीके से Q3 आपके पास 21 है, Q1 आपके पास 8 है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, अंतः क्वार्टाइल चतुर्थांक जो रेंज है वो Q3 माइनस Q1 है, चतुर्थांक विचलन है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और चतुर्थांक का गुणांक है आपके पास Q3 माइनस Q1। वैल्यूज को रख दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर हम असतत श्रृंखला में ये चीज निकालने की कोशिश करते हैं तो जैसे मीडियन आप निकालते हैं उसी पैटर्न पे Q1 निकाल लीजिए। सबसे पहले CF निकालना होगा। CF संचयी बारंबारता जिसे आप कहते हैं, ये 4 है, 4 में 5 जोड़ दीजिए 9 है, 9 में 2 जोड़ दीजिए 11 है, 11 में 6 जोड़ दीजिए 17 है, 17 में 4 जोड़ दीजिए 21 है, 21 में 8 जोड़ दीजिए 29 है। इस तरीके से आपका ये सब निकल आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना होगा, Q1 निकालना है आपको, तो साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम निकालेंगे, 13th आइटम है। अब देखिए 13th को आप यहाँ चेक करेंगे, 13 जो है 4 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, लेकिन इसका इमीडिएट सक्सेसर जो है वो 15 है। तो Q1 बराबर 15 आ जाएगा। ऐसे Q3 निकालने के लिए यहाँ हमने 3 लगा दिया है, तो 3 इंटू यहाँ आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था, 15 था, तो 15 या 45, तो 45वां आइटम, सॉरी साइज ऑफ 13 या 13 था, तो 13 इंटू 3 बराबर आप देखेंगे 39th आइटम। 39th आइटम की
में आप देखेंगे 34 से बड़ा है, 40 से कम है, तो ये आपका 35 हो गया। Q3 आपका मान। अब Q3 आपके पास है, Q1 आपके पास है, अंतः चतुर्थांक परास निकाल लीजिए, चतुर्थांक विचलन निकाल लीजिए, चतुर्थांक विचलन का गुणांक निकाल लीजिए। आसन्न श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसमें भी CF आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, n+1 के बजाय अब n/4 आइटम हो जाएगा। अब आप देखिए ये इसका जो टोटल है 52 ही होगा, है ना। नंबर ऑफ आइटम इसमें 52 है। तो अब आप देखिए साइज ऑफ 52/4 आइटम इज 13। अभी 13 जो है कौन से ग्रुप में है? ये है इस ग्रुप में। नेचुरल अब आपको जो वैल्यूज चाहिए, आप देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये CF कहलाएगा। और क्लास इंटरवल आप देखेंगे यहाँ पे 15 से 20 यानी I बराबर 5 है। और इसके अलावा L1 इसमें देखेंगे 15 है। अब आप इसमें वैल्यूज को रख दीजिए। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू I। इस फॉर्मूले में अगर आप रख देंगे तो आपका ये वैल्यूज को रखिए। 15 प्लस n/4 आप निकाल चुके हैं, n/4 आपका 13 आया हुआ है, CF आपका 11 आया हुआ है, और आप देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है और क्लास इंटरवल आपके 5 है। तो सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। आसन्न श्रृंखला में Q3 की गणना उसी प्रकार कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम्स निकालेंगे। तो ये देखिए आपका आ चुका है 3 इंटू 13 आइटम, ये आप निकाल चुके हैं पहले। तो 39th आइटम किस ग्रुप में है, ये आप पीछे जाइए। 39th आइटम देखिए इसमें है, तो आपका L1 कितना हो जाएगा 35, F कितना हो जाएगा 6, CF हो जाएगा 34। ये सारे डेटा वहां पे लाके रख लीजिए, तो आपका Q3 इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका Q3 निकल आएगा। तो Q1 और Q3 निकलने के बाद आप अंतः चतुर्थांक प्रारास निकाल सकते हैं, चतुर्थांक विचलन निकाल सकते हैं, चतुर्थांक विचलन का गुणांक निकाल सकते हैं संबंधित फॉर्मूलों से। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी हम आपसे फिर मिलेंगे माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के साथ।